हमने प्रॉफिट ही कर लिया था। यहाँ पर एक दफा दोबारा देख लें कि क्वेश्चन में ये इशू था कि ये व्यू क्लियर है, ये थोड़ा और बड़ा करने की जरूरत है। सवाल में ये इशू था कि एक तो 50 मिलियन का आपने एक एसेट नया लिया था पुराना एसेट देके, तो उसने गलती की थी कि 30 मिलियन से एसेट रिकॉर्ड कर लिया था, हालांकि एसेट को कितने से रिकॉर्ड करना चाहिए था, 50 मिलियन से। एक गलती ये थी। ऊपर से उसने एंट्री ही सिर्फ एक पास की थी कि उसने मशीन को डेबिट कर दिया था और कैश को क्रेडिट कर दिया था, बस। ना उसने लॉस की कोई एंट्री पास की थी, ना कोई डिस्पोजल की एंट्री पास की थी, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि हमने इसकी एक सही एंट्री पास करके उसको चेक कर लिया कि उसको प्रॉफिट में क्या क्या एरर हो सकते हैं। दूसरा, उसने 20 मिलियन से 25 मिलियन के रिसीवेबल थे, जिसमें से 5 मिलियन ले लिए थे। 20 मिलियन हैज टू बी रिटर्न ऑफ, उसको उसने राइट ऑफ नहीं किया था। अब हमने क्या किया, तो उसकी जब राइट ऑफ किया जाता है तो एंट्री पास की जाती है बैड डेट्स टू डेटर, बैड डेट्स टू डेटर्स। उसको एक एंट्री ये पास करनी चाहिए थी। डेटर कम हुए हैं तो प्रोविजन कम कर लेते हैं, अगर डेटर ज्यादा हो तो प्रोविजन ज्यादा हो जाती है। अब डेटर्स हमने कम करने हैं तो प्रोविजन रिवर्स करनी पड़ेगी, क्योंकि आप प्रोविजन तो कम करनी है। तो प्रोविजन है 5%, 20 का 5% लेंगे तो 1, तो 1 से अपनी प्रोविजन रिवर्स कर देंगे। अगर प्रोविजन रिवर्स करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स डेबिट, बैड डेट्स। ये आपने इंट्रो में भी एंट्री पड़ी हुई है, प्रोविजन कम करनी हो या प्रोविजन ज्यादा करनी। अब आपने इसका इंपैक्ट देना है, प्रॉफिट में से 20 मिलियन माइनस और 1 मिलियन प्लस, और ऊपर से आपने अपने जो डेटर्स की अमाउंट गिवन है उसको भी ठीक करना है। डेटर्स में 20 मिलियन माइनस कर देंगे और 1 मिलियन जो प्रोविजन रिवर्स की है वो ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि प्रोविजन डेटर में से माइनस हुई होती है ना, तो जितनी रिवर्स करनी है वो ऐड बैक कर देंगे। तो आपके जो डेटर्स हैं, यहां पर जो नेट डेटर लिखे हुए 361, इसमें से 20 माइनस हो जाएगा और 1, वैसे भी हमने लास्ट क्लास में वर्किंग भी की थी कि ये 342 कैसे आते हैं। अब हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रॉफिट ठीक हो चुका है 253 मिलियन। यहां पर डेप्रिसिएशन भी हमने फाइंड करनी है। अब देखिएगा जरा डेप्रिसिएशन कितनी आई होगी। डेप्रिसिएशन के उसने रेट बताए हुए हैं, कहता है लीज होल्ड लैंड का रेट है 2% और मेथड कौन सा है, तो इस पर कॉस्ट पर डेप्शन लगेगी। बिल्डिंग के ऊपर 5%, मशीनरी के ऊपर 10%। ये तो सिंपल डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, हमारे पास डेप्शन फॉर द ईयर आ जाएगी। चलें जनाब, आपके पास कितनी अमाउंट के गिवन है, लीज होल्ड लैंड 250 का 2%, कितनी अमाउंट 5, फिर 1000 का 5%, जो रेट बताया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पर अप्लाई कर देते हैं, अगर WDV होता तो बुक वैल्यू पर अप्लाई कर देते हैं। कितनी अमाउंट आ गई 50। आपको मशीन कितनी गिवन है 17, इसमें आपने 20 प्लस कर देना, 40 माइनस कर देना। ऐसा क्यों किया भला, अपनी रेक्टिफाइंग एंट्री जाकर देख लो, आपने पास की थी ना रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग एंट्री चेक कर लो, यहां पर भी आपको अवेलेबल होगी। ने शायद वो उसके बुक के ऊपर ही पास की थी। हम दोबारा एक दफा रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देते हैं कि उसमें हमने मशीन को डेबिट किया था
20 मिलियन से जो डिफरेंस था। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था 15 से, एसपीएल को डेबिट किया था 5 से, और मशीन को क्रेडिट किया था 40 से। ये हमारी पुरानी एंट्री है। इसमें मशीन 20 से प्लस हो रही है और 40 से माइनस, और क्योंकि साल के शुरू में एरर है, साल के शुरू में एरर है, तो हम भी साल जो उसमें प्लस हुआ है, जो उसमें माइनस हो चुका है, उसको हमने ठीक कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। तो हमारे पास कितने के एसेट बच गए? 17 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट 10%, 173 ऊपर लिख लेते हैं 173। ये हमारे पास तीनों डेप्रिसिएशन आ गए। आप ऐसा भी कर सकते हैं, गलत डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें, वो जो डेप्रिसिएशन रेक्टिफाई किया है वो रिवर्स कर दें, दो का डिफरेंस आना है। वैसे 175 है, आपको याद होगा 4 की डेप्रिसिएशन और 2 की डेप्रिसिएशन का नेट करोगे तो 2 की डेप्रिसिएशन बचती है। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई फॉर द ईयर? 173 प्लस 5 प्लस 50, कितनी अमाउंट आ गई? आप अपने पास लिखते जाएं, 228। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आ गई। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 228। अभी हम आप अपना लाइट टॉर्च लाइट ऑन कर लेना ताकि सवाल हम करना शुरू करें। सबसे पहले लिखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले लिखें प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 253। रेक्टिफाइड प्रॉफिट लिखना है हमने। फिर एडजस्टमेंट पे आ जाओ, डेप्रिसिएशन भी हमने फाइंड कर ली 228। लॉस ऑन डिस्पोजल आया था या गेन ऑन डिस्पोजल आया था? लॉस ऑन डिस्पोजल कितने का? 5 का, वो भी ऐड कर देंगे। उसके बाद बैड डेट्स इग्नोर करते हैं हम बैड डेट्स, और हम नेट डेट्स की डिफरेंस ले लेंगे ना, नेट डेट्स गिवन है उसका डिफरेंस ले लेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट एक्सपेंस बताओ कितना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? इंटरेस्ट एक्सपेंस बताएं। 200 का लोन है, उस पे 9% लेना है, 18 आ गया। 18 आ गया। ये कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस? 18। कैसे पता चला? 200 हमारा लोन है, उसका 9%। ये आपके पास 200 का लोन पड़ा है, इसका हम 9% लेंगे क्योंकि ये सारा लिया ही इसी साल के शुरू में। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा आ गया 18 से। इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन हमें बताइए, खत्म होगी बात। क्या चीज आ जाएगी हमारे पास? प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन कितना? 504। ओके होगी बात। इसके बाद हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेकर आएंगे। चलो जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आपके पास अवेलेबल? सबसे पहले हमारे पास यहां पर पड़ा हुआ स्टॉक, रिसीवेबल ये अमाउंट लेंगे, कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं लेते, ट्रेड पेएबल हमारे पास ये है, टैक्स भी नहीं लेते और इंटरेस्ट भी नहीं लेते। इसका नीचे ब्रॉड लोन भी पड़े हुए हैं, स्टॉक का ब्रॉड लोन पड़ा हुआ है, रिसीवेबल का पड़ा हुआ है और ट्रेड पेएबल का पड़ा हुआ है। तो इनके डिफरेंस लेकर बताते जाएं। स्टॉक पे पहले बताएं। इंक्रीज इन स्टॉक इंक्रीज हो गया कितना? 207। इंक्रीज है तो आउटफ्लो। डेटर 418 से कम हो गए, अकाउंट रिसीवेबल डिक्रीज हो गए कितने से? 70 डिक्रीज हो गया तो इनफ्लो। अकाउंट रिसीवेबल के बाद पेएबल कम हुए ज्यादा? इंक्रीज 70। खत्म या और भी कोई था? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन,
हाँ जी, कितनी अमाउंट आ गई? 450। अब आता है टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेड। जल्दी से दोनों के लेजर बनाएं या वन लाइन वर्किंग कर लें। इंटरेस्ट में ब्रॉड ऑन कितना है ही नहीं, इंटरेस्ट का ब्रॉड ऑन है ही नहीं, क्योंकि इसी साल तो लोन लिया है। इंटरेस्ट का ब्रॉड ऑन प्लस एसपीएल में कितना था 18 माइनस कैरिड ऑन है 13, वो जो ऊपर 13 पड़ा हुआ है ना, ये 2014 का था। कितनी अमाउंट आ गई? 5। फिर टैक्स पेड, टैक्स पेमेंट में ब्रॉड ऑन कितना है? 80 नीचे लिखा होगा 80 प्लस एसपीएल में कितना लिखा हुआ है? 30 माइनस क्लोजिंग 80। हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट होगी। 438। आगे हम चलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पे। आज की इंपॉर्टेंट बात, अगर क्लास यानी आपके पास सवाल के अंदर एक्सचेंज का केस हो, एक्सचेंज के केस में एट द सेम टाइम एडिशन भी हो रहा है और डिस्पोजल भी हो रहा है, लेकिन उसके अंदर कैश फ्लो क्या है? सिर्फ कैश फ्लो देखो। डिस्पोजल क्या है? यानी एक्सचेंज के केस में कैश फ्लो, या तो इन केस ऑफ एक्सचेंज हम कैश ले रहे होते हैं या दे रहे होते हैं, तो पूरे एक्सचेंज में अकाउंट के अंदर ये डिस्पोजल भी आएगा, अकाउंट के अंदर ये एडिशन भी आएगा, लेकिन इसका कैश फ्लो सिर्फ वो होगा जो एक्चुअल में कैश ले रहे हो या दे रहे हो। मुझे बताओ इस सवाल के अंदर कितना कैश दे रहे थे? 30 मिलियन, तो सिर्फ वही आएगा ना। परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट आएगा ना डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट। दोबारा सुन लें, एक्सचेंज के केस में अकाउंट में आएगा एडिशन 50 मिलियन, डिस्पोजल 40 मिलियन। एडिशन 50 मिलियन का हुआ है ना, अकाउंट में आएगा, लेकिन कैश फ्लो के अंदर सिर्फ वो अमाउंट आएगी जो एक्सचेंज के अंदर कैश का कैश इफेक्ट हुआ है। तो हम क्या लिखेंगे? कैश पेड इन केस ऑफ एक्सचेंज, कैश पेड इन एक्सचेंज 30 का आउटफ्लो हुआ। इसके अलावा इस कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो खत्म होगी बात। हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 30 मिलियन ही हमारी बी आ जाएगा। उसके बाद फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर चलते हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या चीजें गिवन है? एक तो लोन लिया है साल, एक तो उसके बाद कैपिटल की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, ओपनिंग गिवन ही नहीं है, तो हमें नहीं पता कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, तो हम समझेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ब्रॉड ऑन नहीं गिवन, अगर ब्रॉड ऑन होता तो लेजर बना लेते। जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन ना हो उसको हम ऐसे समझेंगे कि उसमें चेंज नहीं आया। तो लोन आपने लिया है इस साल, लोन रिसीव 200, आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी पूरी होगी। हम करेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये लिखेंगे पूरा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना? 438 माइनस 30 प्लस 608 प्लस ओपनिंग 608 प्लस कर देंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग 243 है, 243, तो हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? 850। तो चेक करो जरा, आपका बैलेंस 851 ही होना चाहिए। चले जी, आज की एक इंपॉर्टेंट बात क्या सीखी हमने एक्सचेंज के केस में? अच्छा, अगर लेजर बना रहे होंगे ना, जैसे सरप्लस भी जाता है लेजर के अंदर, पेएबल भी जाता है, लेजर में जाएगा। कैश फ्लो के अंदर सिर्फ एक्सचेंज के केस की वही अमाउंट आएगी जो कैश इन या आउट। अगली इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बात तो नहीं है, ये आपसे मैंने पूछना है, क्योंकि अब हमने थोड़ा सा इसको करीब करीब लेकर जाना है।
मुझे बताएं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर ये पहले बताओ कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग है, फाइनेंसिंग है, ये इन्वेस्टिंग है? नॉन करंट एसेट है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। इसके बारे में आपको सवाल के अंदर 3-4 बातें पता होनी चाहिए। एक बात, इसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू गेन या लॉस है तो ये किसके अंदर होगा? फेयर वैल्यू गेन या लॉस किसके अंदर होगा? एसपीएल के अंदर होगा, किसी एसेट्स के अंदर होगा, लायबिलिटीज के अंदर होगा? किसके अंदर होगा फेयर वैल्यू गेन या लॉस? इन्वेस्ट नहीं, एसपीएल के अंदर। क्या किसके अंदर होगा? और ये नॉन कैश आइटम है तो हम रिवर्स कर देंगे। फेयर वैल्यू गेन होगा तो माइनस कर देना, फेयर वैल्यू लॉस होगा किस जगह? एडजस्टमेंट के अंदर। किस जगह? एडजस्टमेंट के अंदर। डन। अगली बात, अगर इसका रेंट गिवन होगा, रेंट इनकम, पहले ये बताओ रेंटल इनकम इसकी होगी किस जगह? एसपीएल के अंदर। लेकिन ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो वहां पर क्या कर देंगे? माइनस करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जितना रेंट रिसीव किया वो ले लेंगे। क्या कर देंगे? ये पहले एसपीएल में मौजूद होगा तो रिवर्स इन एडजस्टमेंट। रिवर्स का मतलब है माइनस कर देंगे, एडजस्टमेंट में जाकर इसको माइनस कर देंगे और ऐड कर देंगे जाकर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। उसके बाद अगर ये कॉस्ट मॉडल पे है, सेम लेजर बनाएंगे, सेम एज आईएस, सब कुछ, इसकी डेप्रिसिएशन भी वैसी, इसका डिस्पोजल भी वैसे, इसका गेन या लॉस भी वैसे, बिल्कुल वही काम जो हम आई 16 में करते हैं। और अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे आए तो फिर जब इसका लेजर बनाएंगे, उसका लेजर देखने कैसे बनेगा? फेयर वैल्यू मॉडल पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का लेजर कैसे बनेगा? इसका ब्रॉड ऑन होगा, इसका कैरिड ऑन होगा। इधर फेयर वैल्यू गेन, इधर फेयर वैल्यू, कित भी डिफरेंस आ रहा है ना, तो हमने नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी होगी। और अगर इस साइड पर है तो हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेची होगी। मतलब अगर ये फेयर वैल्यू मॉडल है तो इसका ब्रॉड ऑन कैरिड ऑन होगा और इसका जितना भी कैश है वो हम समझेंगे कि नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी है, क्योंकि एंट्री पास क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, कैश क्रेडिट। अब हमने 1-2 बातें करनी है इसकी, सिर्फ गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड। और जरा अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल के अंदर अगर जरूरत हुई तो, अच्छा ये सवाल आसान है इसलिए मैं करवा देता हूं। एडजस्टमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। चलो जी, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द QE for the year ended December 15 and a statement of financial position at that date together with some additional information. आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, अदर इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस। हमारी जो काम की चीजें हैं उनको हम हाईलाइट ना करते जाएं। एक हमें चीज मिल गई इंटरेस्ट एक्सपेंस, एक हमें मिल गया पीबीटी, हमें ये भी चाहिए होता है लेजर बनाने के लिए। ये हमारे काम की चीजें। आगे चलते हैं फिर। ऑनर कैपिटल गिवन है, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का मतलब क्या है? रिटेनर। रीवैल्यूएशन सरप्लस, अच्छा अब ये दोनों में गिवन है। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तो ठीक है, वरना इग्नोर। अगर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो ठीक है, वरना इग्नोर कर देंगे। उसके बाद बैंक लोन 10%, ब्रॉड ऑन कुछ नहीं है, कैश ऑन 6000।
फिर ट्रेड एंड अदर पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, पीपीई, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस। पहली इंफॉर्मेशन, उसने हमें डेप्रिसिएशन दे दी। ओके, फिर कहता है मशीन हैविंग अ कैरिंग वैल्यू 2481 was sold for rupees 3440। इससे हमें क्या फायदा हुआ? हमें गेन या लॉस पता चल जाएगा। गेन है लॉस है? कितना? 959 गेन आ गया। फैक्ट्री बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड फ्रॉम अ कैरिंग अमाउंट 5963 से 8000, रीवैल्यू सरप्लस आ गया। कितना? 2037 2037। उसके बाद ऑफिस बिल्डिंग विच हैड प्रीवियसली बीन रीवैल्यूड, ये पहले रीवैल्यू कर दी थी, वाज सोल्ड एट इट्स कैरिंग अमाउंट, और उसको जितनी वैल्यू की पड़ी थी उतनी वैल्यू की बेच दी। ना गेन आया ना लॉस आया, लेकिन कैश फ्रॉम डिस्पोजल तो आएगा क्योंकि जितने की बेची है। ऑनर ने कितने पैसे निकाल लिए? तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड दिस अमाउंट वाज डेबिटेड टू अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट। तो होना भी उसे ही है, अनअप्रोप्रिएट प्रॉफिट का रिटेन अर्निंग। तो अगर रिटेन अर्निंग का बैलेंस गिवन हो तो ड्राइंग्स किस अकाउंट में चार्ज होती है? रिटेन अर्निंग में। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 200। द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पुरानी है, करंट ईयर की 400, पुरानी है 500। हमारे लिए ये किसी काम की इंफॉर्मेशन। हाँ, अगर आप प्रोविजन का डिफरेंस लोगे तो फिर डेटर को ग्रॉस करेंगे, ग्रॉस करके फिर उसका डिफरेंस लेंगे, और अगर नेट डेटर्स का डिफरेंस ले लो फिर इस प्रोविजन को इग्नोर कर दो। हाँ, अगर कोई एरर है तो एरर ठीक तो करना पड़ेगा। द इंटरेस्ट ऑन द बैंक लोन इज पेएबल एट 30th June एवरी ईयर। हमारा ईयर एंड है 31 दिसंबर 2015। कहते द बैंक लोन वाज रिसीव्ड ऑन 1 November 2015। इंटरेस्ट फॉर 2 months has been accrued and included in the other payable। पहले देखो कि आपने लोन लिया कितना, 10,000 है 1,000 है? 6,000 ऊपर गिवन है मेरे ख्याल में 6,000। 6,000 का 10% 600 और 2 महीनों का भी हुआ है 2/100 का इंटरेस्ट बनता है, लेकिन अभी तक पे किया ही नहीं क्योंकि वो 6 महीने बाद पे करेंगे। अदर इनकम इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम। इसका मतलब ये एसपीएल में आ गया। यहां से रिवर्स करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे, यहां से रिवर्स करके आगे आगे क्या लिखता है? ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल 96 और 80। लेजर बनेगा क्योंकि ये इंटरेस्ट रिसीवेबल है। ये क्या जी? बिल्कुल ऐसे है जैसे इंटरेस्ट पेएबल है ना, वैसे ही इंटरेस्ट रिसीवेबल। खत्म होगी बात। सबसे पहले क्या प्रॉफिट गिवन है? प्रॉफिट गिवन है तो सवाल शुरू हो गया हमारा। पीबीटी 7659 एडजस्टमेंट में आ गया। डेप्रिसिएशन भी गिवन है रुपीज इन 1000 5 to 8। अब आगे देखते हैं हम कि आपके पास और क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं। एक तो यहां से पहले इसको ओके करके जाते हैं ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इसको लिख लेते हैं 100, और वैसे हमने फाइंड भी किया 100 ही निकला है। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल, आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में पता चला कि गेन ऑन डिस्पोजल भी है। यहां पर देखें, मशीनरी कैरिंग अमाउंट 24959 95।
इन्वेस्टमेंट इनकम 399 ये रिसीव थी या इनकम फॉर द ईयर थी? अदर इनकम के अंदर है तो ये 390, एसपीएल के अंदर तो यही है, ये भी माइनस कर दी। और बताएं कुछ है? ये भी हो गया, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमारा हो गया, ट्रेड ये हम प्रोविजन ले नहीं रहे, ड्राइंग्स यहाँ लेनी नहीं है, इसमें कोई गेन लॉस नहीं है। फैक्ट्री बिल्डिंग में रीवैल्यू हुआ है, रीवैल्यूएशन का भी लेने का कोई फायदा नहीं है। सवाल हमारा कंप्लीट। हाँ जी, नेट कैश फ्लो बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल कितना आ गया? 11,682। अब आओ जरा वर्किंग कैपिटल पे निशान लगाते हैं और आपने डिफरेंस साथ साथ लिख लेना। एक हो गया हमारे पास ट्रेड एंड अदर पेएबल, इसके अंदर टैक्स भी वो इंटरेस्ट शामिल है 100 का। किस में शामिल होगा? ब्रॉड ऑन में, कैड ऑन में? इस साल का है ना, तो आप ऐसा करो 3,337 में से पहले 100 माइनस करो और फिर डिफरेंस लो। 1716 इंक्रीज डिक्रीज इन अकाउंट पेएबल 1716 डिक्रीज है तो आउटफ्लो। फिर आ जाए जनाब, इनकम टैक्स को छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ दे, इन्वेस्टमेंट को भी छोड़ दे। इन्वेंट्री इंक्रीज आ रहा है, 1569 स्टॉक इंक्रीज कितना? 6 इंक्रीज, इंक्रीज है तो आउटफ्लो। अच्छा, रिसीवेबल के अंदर इंटरेस्ट इनकम रिसीवेबल भी है। आपके इस रिसीवेबल के अंदर उसने खुद कहा है, यहां पर एंड पे जाए, आखिरी लाइन पे जाएं, उसने कहा है कि इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीवेबल अमाउंटिंग 96 करंट ईयर और 80 लास्ट ईयर। तो ब्रॉड ऑन में से 80 माइनस कर देंगे और कैरिड ऑन में से 96 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये भी हमारा अकाउंट बनता है। तो इसमें से माइनस करो जरा, डिफरेंस बता दें बस। अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? 1608 106 का 1608 डिक्रीज है तो इनफ्लो। हाँ जी, और कोई चीज है? पता कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन कितना? 100,005। अब इसमें एक आता है इंटरेस्ट पेड। मजे की बात है, इसमें इंटरेस्ट पेड है ही नहीं। उसने खुद कहा है, कि भाई साहब आपका इंटरेस्ट अभी तक कोई पे नहीं हुआ। टैक्स पेड ब्रॉड ऑन कितना है? 994 प्लस एसपीएल कितना है? 1376 माइनस कैरिड ऑन 1300 1300 189। ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट। जल्दी से पीपी का लेजर बनाकर ये बताएं कि एडिशन हुआ है या नहीं। ये आपके सामने सवाल है। पीपीई का लेजर बनाकर आपने ये बताना है कि कोई एसेट्स के अंदर इन या आउट, मतलब खरीदा या बेचा है या नहीं। ये आपकी टोटल इंफॉर्मेशन मेरे ख्याल। हाँ जी, पीपीई का लेजर बनाएं और ये बताएं कि आपका कोई इन या आउट हुआ है या नहीं।
डिस्पोजल कितने हैं वो बता दो। 2481 एक है 2481 25 और डेप्रिसिएशन 5280। आपने सर वो ऐसे फाइंड करना है, इसका डिफरेंस हमारे पास किधर है, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये डिफरेंस है इनका। ले 2037 रीवैल्यूएशन सरप्लस कैश 16106 ये आपके पास परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट आ गया। अपने फैक्ट्री बिल्डिंग को भी दो चीजें थे ना, दो डिस्पोजल थे। हाँ जी 2559। हाँ जी, तो यहां पर हम लिख देंगे परचेज ऑफ पीपी 1616106 16106 कैश फ्रॉम डिस्पोजल। अब आपने दो एसेट बेचे हैं, एक बेचा पूरा 259 है उसकी बुक वैल्यू। हाँ जी, एक एसेट हमने बेचा है वाज सोल्ड फॉर ₹3440 और दूसरा 2599। करो जरा दोनों को प्लस 603, ये आउटफ्लो और ये इनफ्लो। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का भी तो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। हाँ जी, लेजर बनाना पड़ेगा। यहां पर आओ, आपको लेजर बनाए। इंटरेस्ट रिसीवेबल साल के शुरू में कितना था 80, साल के एंड में कितना था, इसका एसपीएल इस साइड पर आता होता, कैश 38 ब्रॉड ऑन। ये बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस का नहीं बनाते, लेकिन ये हमने करना किस में है, वर्किंग के अंदर कर ले, या ऐसे ही ब्रॉड ऑन प्लस एसपीएल माइनस कैरिड ऑन। कितना 382। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कोई बता ही नहीं हुई, तो फिर जो डिफरेंस है वही परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। 6498 से ये कम कितना 1147 आउटफ्लो 10834 आउटफ्लो। परचेज किया हमने लेजर बना के 16106, कैश डिस्पोजल से आ गया, दोनों को प्लस करके लिख दिया। इन्वेस्टमेंट इनकम 382 से लेजर बनाकर आ गई और परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गया। अब चलो जरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैपिटल में चेंज कितना आ रहा है, क्योंकि रिटेन अर्निंग का अलग से लेजर गिवन है, तो कैपिटल की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो डायरेक्ट कितना डिफरेंस आ गया, कैपिटल इंक्रीज। ड्राइंग्स इसमें रिटेन अर्निंग में जाएंगी, कितना कितना डिफरेंस है 35। ड्राइंग्स 30। लोन रेज किया है, खत्म हो गया 5916। चलो जी, ए प्लस बी प्लस सी करेगा 4019
नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश। अब इसमें ओपनिंग प्लस, अब यहां पर भी देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट का भी चक्कर है। ओपनिंग हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है और कैश भी है, तो इसके लिए फिर हमने वो करना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग। याद है या भूल गई? ओपनिंग और पहले लिखेंगे कैश एंड बैंक। ओपनिंग कितने हैं? 4, क्लोजिंग 3996। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग नहीं है, 23 नेगेटिव और पॉजिटिव 3996। तो इसमें कितना माइनस करेंगे? 23 लिखेंगे यहां पर ओपनिंग प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया कितना? 399। ये सारा प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। अगले क्वेश्चन की मैं सिर्फ एडजस्टमेंट आपको पढ़ देता हूं। कल का जो आपका होमवर्क है वो 29, पिछले सवाल दोबारा किया करें, वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। 29, 31 और 32। 30 नहीं करना, 30 थोड़ा सा डिफरेंट है। 29, 31 और 32 ये अच्छे सवाल है। हाँ जी, पहले तो आपके पास लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, अकाउंट पेएबल, अक्रूड इंटरेस्ट, ये सारी पुरानी बातें। ये भी एक अच्छा सवाल है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मैं आपको लेजर सिखाता हूं, सीवेप का। ब्रॉड ऑन, कैरिड ऑन। अच्छा, जो सीवेप का मतलब क्या है? सीवेप का मतलब बताएं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, क्या फिर भी वो वर्क इन प्रोग्रेस कराएगा? तो जितना कंप्लीट हो जाएगा वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा? पीपीई में। जितना ट्रांसफर होगा उसकी एंट्री क्या पास होगी भला? पीपीई डेबिट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये पीपी के लेजर में भी जाएगा और सीवेप के लेजर में भी होगा। अगर ये कैश फ्लो तो है ही नहीं। उसके बाद अगर डिफरेंस आ रहा है ना इस साइड पर, तो इसका मतलब है आपका इतना सीवेप पे खर्चा हुआ है, ये हमारा कैश आउटफ्लो। डेबिट साइड पर आ जाए तो सीवेप के ऊपर मजीद खर्चा होगा और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। और अगर क्रेडिट साइड पर जाएगा तो इसका मतलब है आपका एसेट कोई कंप्लीट हो गया है। डेबिट साइड पर होगा तो इतना खर्चा हुआ है, क्रेडिट साइड पर होगा तो इतना एसेट कंप्लीट हुआ है। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट ये हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, बाकी चीजें वही हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन, चलो एक चीज मिल गई। फाइनेंस कॉस्ट, ये क्या हुई? गेन या ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और नेट प्रॉफिट भी उसने हमें दे दिया। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का सवाल है। कहता है डिटेल ऑफ गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कहता हुआ ये था कि हमें इतना गेन हुआ था, इतना इक्विपमेंट के ऊपर लॉस हुआ था, हमने नेट करके ये गेन ऊपर लिखा हुआ, यानी लैंड के ऊपर हमें गेन हुआ है, एक इक्विपमेंट है उसके ऊपर लॉस हुआ है, तो इसने नेट करके लिखा हुआ। आगे ये चीज देखिए, बस दो बातें देखनी है और तो कोई बात काम की नहीं। एक ये बात काम की और एक ये बात है। पहली बात ये ध्यान से देखनी है कि ये चीज गलत है, ये सही है। द लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट रिप्रेजेंट द WDV ऑफ द इक्विपमेंट। ऊपर वो कहता है जी ये जो 70,000 है ना लॉस ऊपर, ये एक्चुअल में उसकी WDV था, तो जो उसकी बुक वैल्यू में लॉस थोड़ी होता है। हाँ, एक सूरत में लॉस हो सकता है कि अगर हमारे एसेट डिस्ट्रॉय हो और हमें कुछ भी ना मिले, तब हम कहते हैं कि जितनी बुक वैल्यू थी। आगे वो कहता था अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 30,000। इसका मतलब ये तो फिर गलत हो गया ना, इसका मतलब है सारा लॉस। आगे देखें
जो इंश्योरेंस वाले पैसे मिले ना, was erroneously credited to accumulated depreciation. Correct entry, कैश को डेबिट करना था, इंश्योरेंस इनकम को क्रेडिट करना था। इंश्योरेंस इनकम क्रेडिट कितनी अमाउंट से? 30,000 से। उसने एंट्री पास कर दी, कैश डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से पैसे ले रहा है, इसका मतलब है कैश उसके सही डेबिट किया हुआ। अगर इसको रेक्टिफाई करना है तो कैसे करोगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट इंश्योरेंस इनकम कितनी अमाउंट से? हो गया रेक्टिफाई। अब अगर आपने प्रॉफिट, आपका तो प्रॉफिट भी गलत है, आपका तो प्रॉफिट गलत हुआ ना, एक आपने लॉस गलत लिखा हुआ है, ऊपर आपने इंश्योरेंस इनकम भी नहीं लिखी हुई, तो ये एरर सही करोगे। दूसरे में लिखा हुआ है रिपेयर टू बिल्डिंग अमाउंटिंग 50,000 erroneously debited to बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर करवाया तो रिपेयर को डेबिट करते हैं, तो उसने किसको डेबिट कर दिया? बीपीई को, तो ये भी गलती हो गई। तो क्या करेंगे आप सही करने के लिए? रिपेयर को डेबिट करेंगे जिसको करना था, और बिल्डिंग को कितनी अमाउंट से? इसका मतलब है डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं कहेंगे कि गलती कब हुई है? साल के एंड में, तो डेप्रिसिएशन लेने का कोई फायदा, क्योंकि उसने डेप्रिसिएशन ली नहीं होगी इसके ऊपर, चाहे उसने बिल्डिंग डेबिट भी की होगी, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो साल के एंड पे गलती हुई है। ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू बिल्डिंग अकाउंट 12 लाख, इसका मतलब पता क्या है? आपने ट्रांसफर फ्रॉम सीविप टू बिल्डिंग 12 लाख की बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी बिल्डिंग डेबिट सीविप। और ऑनर ने पर मंथ विद ड्राइंग्स भी की हैं। अच्छा, ये सवाल आपने आई कैप की वो सूचना को वैसे समझ ही नहीं लगेगा इंशाल्लाह, आपने खुद से करना है, ठीक है? काफी हद तक तो मैंने चीजें बता दी हैं। 30 क्वेश्चन तो अभी आपने नहीं करना, क्योंकि ये जूनियर अकाउंटेंट ने बनाया है, तो आपको समय नहीं लगना। संडे लिमिटेड वाला बहुत अच्छा सवाल है ये, मैं सिर्फ ट्रांजैक्शन पढ़ूंगा ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। डायरेक्ट मेथड भी है इसके अंदर, ये भी आसान सही है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ ये चीज, इन रेंट रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अमाउंटिंग टू ₹184, इसका क्या करना है भला? एडजस्टमेंट में से माइनस कर देना और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाकर ऐड करना, बस बाकी काम। कैश में तो आसान ही हो गया। चले, ये 3 सवाल आपने कल करके आने, पहले कोशिश करनी है कि रिवाइज करके फिर